प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हम आपके लिए आज लेकर के आए कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 10 जो लेसन 10 हमने पढ़ाया था। पहले प्रकाश के बारे में आपको बताया था। आज हम वहां से आगे पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है प्रकाश का परावर्तन। तो जिन विद्यार्थियों ने प्रकाश के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है, पढ़ लिया है, मैं उनसे चाहूँगा कि वो उससे आगे नोट्स बनाने के लिए प्रकाश के परावर्तन को पढ़ें। ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ने से हम देखते हैं कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जितनी बार भी हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर बार यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। तो वो मेरे वीडियो को देखें और अपने परीक्षा में एग्ज़ाम देते वक्त लाभ उठाएं। ठीक है, तो मैं आज बात करूँगा आपसे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधा आपको प्रकाश के परावर्तन से अवगत कराता हूँ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले भाग में वापस चला जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप एक टॉर्च लीजिए, जो डेली यूज़ में आप टॉर्च लेते हैं, आप उस टॉर्च को लीजिए और टॉर्च को लेने के पश्चात किसी पानी से भरे बर्तन में उस टॉर्च को जो जलाने का उसका लाइट होती है, तो उसकी लाइट को उस पानी से भरे बर्तन में मारिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जिस एंगल से आप उसमें एक लाइट को, जो लाइट की जो टॉर्च है उसकी जो लाइट आप उस पानी के अंदर मार रहे हैं, जहाँ पर वो लाइट पड़ रही है, वहाँ से उतने ही एंगल पर, उतने ही कोण पर एक दूसरी प्रकाश की किरण या टॉर्च की लाइट निकल करके दूसरी ओर जाती दिखाई देगी, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मैं आपको इस चित्र की भांति समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण है जो आ रही है और कहाँ टकरा रही है। ये M1 M2 कोई समतल दर्पण ले लिया मैंने। इस M1 M2 समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरण है इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। और ये आपतित किरण जो है बिंदु B, जिसे बोले आपतन बिंदु, तो वह बिंदु जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की आपतित किरण मिलती है या टकराती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक जो माध्यम है हमारा वो निर्वात है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की किरण है, इस माध्यम से चल करके, यह वायु हो सकता है ये माध्यम, इस वायु माध्यम से चल करके एक दूसरा माध्यम हमारे पास दर्पण M1 M2 समतल दर्पण, ठीक है, तो उसके तल से टकरा रही है बिंदु M पर। टकराने के साथ साथ हम देखते हैं तो जिस एंगल पर प्रकाश की किरण अगर टकराती है उसे कहते हैं आपतित कोण या आपतन कोण। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी इसकी परिभाषा के बारे में बताया कि परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा जान लेते हैं मेरे। ठीक है, तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस चला जाता है और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहा जाता है और जो जाने वाली किरण होती है उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। तो जो विद्यार्थी मेरी बात अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं वो दोबारा प्रयास करें और मैं उनको परिभाषा बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं बोलता हूँ उसको आप एक अच्छे से नोट्स में उतारें। तो हेड डालिएगा प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन डालने के क्रम में मैं आपको जो डेफिनेशन, जो परिभाषा बोल रहा हूँ, आप उस परिभाषा को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और मेरी बताई हुई परिभाषा को लिखिएगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और आप अपना एक प्रॉपर नोट तैयार कर सकें। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर बात करें तो मैंने बताया जैसे कि वैसे ही डेफिनेशन आपको लिखनी है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, क्या करती है? टकराती है, तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि आपतित किरण है, ठीक है, ये प्रकाश का कुछ भाग इस किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम के तल पर टकराने के पश्चात प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस चला गया।
जिसे हम परावर्तित किरण बोल रहे हैं। जो किरण आ रही थी, जो प्रकाशीय किरण आ रही थी उसको हम आपतित किरण बोल रहे थे, और जो प्रकाशीय किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण बोल रहे हैं, क्योंकि परावर्तन के पश्चात वो किरण इधर से वापस जा रही है। तो हम समझ सकते हैं प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को, जैसा कि मैंने बताया कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस चला जाता है, और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने सोचता हूँ कि आपने लिख भी लिया होगा। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो अगर हम नियम की बात करें तो इसके दो नियम होते हैं, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। देखिए पहला नियम क्या होता है, पहला नियम, एक तो हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। कौन सी किरण है भाई, आपतित किरण। दूसरी किरण कौन सी हमारी, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस M1 M2 समांतर पर में खींचा गया लंब है जो आपतन बिंदु पर मिलता है, उसे कहते हैं हम अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीन बातें हो चुकी हैं हमारी। दोबारा लिख लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा तीसरे क्या चीज़ हमारी, अभिलंब। तो हम लोगों को याद करने वाली बातें हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है, जिसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कक्षा के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम उस चीज़ को इग्नोर न करते हुए, ये BBI टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकाश के परावर्तन को अच्छी प्रकार से समझें ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो हम छोड़ ना पाएँ, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन को आप समझ चुके। अब प्रकाश के नियम को मैंने बताया कि इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। चित्र में देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इनका तल क्या है, एक ही तल है। जिस बिंदु B पर आपतन बिंदु पर तीनों मिल रहे हैं वही क्या है, इसका तल है, या एक ही तल में स्थित है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आप लोग समझ चुके होंगे, मैं मानता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरे नियम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपतित किरण के साथ, ये आपतित किरण है हमारी, ठीक है, देख रहे हैं आप जैसे चित्र में, तो ये आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं भाई, आपतन कोण। तो मैंने बताया अभी आपको कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण, या इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। तो इसको बोल सकते हैं हम एंगल आई, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, कोण आई। अब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन कोण। लिख लेते हैं जरा, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण के साथ जो अभिलंब और आपतित किरण दोनों मिलकर एक कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। और इसको R से डिनोट करते हैं और इसको I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह है हमारे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि आपतन कोण वो क्या है, हमारा एंगल आई, ये बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, जो क्या है हमारा एंगल R। तो ये हमारा दूसरा नियम हो जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। तो जैसा कि मैंने पहला नियम और दूसरा नियम आपको बताया, तो ज़्यादातर यहाँ से कई बार ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम पूछा गया है। आप किसी क्वेश्चन बैंक को या किसी भी किताब को आप उठा करके देखें, किसी भी साल का आप कक्षा 10 का पेपर उठा करके देखें विज्ञान का, उस पेपर में आपको जरूर ये चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ सकता है, प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा पूछ सकता है, या प्रकाश के परावर्तन को नामांकित चित्र बनाइए या चित्र से समझाइए, इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं मानता हूँ आप प्रकाश के परावर्तन को भली प्रकार से समझ चुके होंगे। तो ठीक है,
प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को आपको ध्यान रखना है और इसकी परिभाषा को ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि पहला नियम मैंने बताया था, देखिए चित्र से हम समझ जाते हैं सारी चीज़ें। पहला नियम था हमारा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम था। दूसरा नियम था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों नियम को आप लोग समझ चुके होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है कि कोण I बराबर है कोण R के। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, ठीक है। तो दोनों नियम को आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से प्रकाश के परावर्तन को समझ चुके हो। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन में दो माध्यम की आवश्यकता थी, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन में भी दो माध्यमों की आवश्यकता होगी। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें सभी चीज़ें पढ़ाऊँ जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होती रही हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। तो मैं उन सभी चीज़ों को लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो आप ध्यान में रखते हुए, ध्यान लगा करके इन वीडियो को देखिए मेरे, और इस वीडियोज़ में आपको बहुत काम की चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है यहाँ भी, जैसे प्रकाश के परावर्तन में दो माध्यम की जरूरत थी, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन में भी दो माध्यम की आवश्यकता होगी। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, एक बार परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए ये बाहर की ओर कोई माध्यम है, वायु हो सकता है, ठीक है, निर्वात हो सकता है या कोई अन्य माध्यम हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक पात्र लेते हैं जल का, ये जल पात्र है, एक पारदर्शी पात्र है जिसमें आर पार दिख जाए, ठीक है। तो एक पारदर्शी बर्तन ले लेते हैं कांच का, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल। एक दूसरा माध्यम है जल। तो जल कैसा माध्यम होता है हमारा, सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम है हमारा, सघन माध्यम, इसको बोलते हैं हम सघन माध्यम। और ये वायु है जिसे बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं इसको, विरल माध्यम। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, अपवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं वो फटाफट से डालें प्रकाश का अपवर्तन। क्या डालें, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के बारे में आपको परिभाषा बोलने जा रहा हूँ अपवर्तन की, लिखिएगा, कॉपी पेन लेकर तैयार रहिएगा और फटाफट जैसे मैं बोलता हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना पाएंगे ताकि हाई स्कूल में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो हैंड डालिए प्रकाश का अपवर्तन, डाल दिए हैं। सुनिए परिभाषा क्या होती है। जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण, देखिए जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए ये आपतित किरण है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये सीधी जानी थी। अगर यहाँ पे पानी नहीं होता, ये माध्यम जल नहीं होता, ये सघन माध्यम नहीं होता, तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जा रही थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के गुण में कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है या सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो मार्ग है वो सीधा है, लेकिन प्रकाश जब इस माध्यम में था तो इसका मार्ग सीधा था, परंतु जब दूसरे माध्यम में इसने प्रवेश किया तो देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। जो आप देख रहे हैं अपवर्तित किरण, देख रहे हैं आप, ये सीधी न जा करके अभिलंब की ओर झुक करके जा रही है, देख रहे हैं आप। तो ये प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है, ठीक है। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो आप प्रकाश के अपवर्तन को भली भांति समझ गए होंगे। यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है। कितनी कंडीशन बनती है दोस्तों, दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो ये अभिलंब था, ये हमारा क्या है, अभिलंब। तो ये किरण सीधी न जाकर के बल्कि अभिलंब की ओर झुक गई। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। चाहो तो लिख सकते हो, क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है।
देखिए याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहली कंडीशन हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, सघन से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में। याद रखिएगा दोस्तों, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो समझ गए होंगे आप प्रकाश के अपवर्तन के लिए। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या, तो मैंने बताया आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन क्रिएट होती है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को याद रखने हैं ताकि प्रकाश के परावर्तन को प्रकाश के अपवर्तन को अच्छी प्रकार से समझ सकें। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन को आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं नियम क्या होते हैं इसके। देखिए, जिस प्रकार से उसके दो नियम थे प्रकाश के परावर्तन के, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। नंबर 1, पहला नियम जो होता है प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का सेम होता है। जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था वही प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी देख लेते हैं। देखिए, आपतित किरण देख रहे हैं आप, ये अपवर्तित किरण देख रहे हैं आप, और ये अभिलंब। तो देखिए, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। तो ठीक है, कह सकते हैं नियम नंबर 1 में कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, और क्या हमारी अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों कहाँ हैं, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो लिखेंगे नियम नंबर 1 करके कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम होता है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है कि किसी भी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन ज्या और ये अपवर्तन कोण की साइन ज्या परस्पर समानुपाती होती हैं या व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो ये आपतन कोण होता है जिसे कोण आई कहते हैं, जो आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनता है। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। और ये एंगल आर जो होता है इसे कहते हैं हम अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये अपवर्तन कोण है और ये आपतन कोण है। तो मैंने क्या बताया इसका नियम कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होती हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं। देखिए, आपतन कोण की साइन ज्या क्या हो जाएगी, साइन आई, समानुपाती होता है अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगी हमारी साइन आर, क्योंकि अपवर्तन कोण हमारा आर है तो उसकी ज्या निकालें तो क्या हो जाएगी साइन, तो साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की साइन ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। यही स्नेल का नियम होता है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए
आपतन कोण की साइन या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की साइन या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो ये भी लिख लेते हैं हम, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, और इस चीज़ को याद रखते हुए आप एक नोट तैयार करें। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आप उनको कॉपी में नोट करें, ताकि नोटबुक में नोट करने के पश्चात आप लोग उस चीज़ को भली भांति याद कर सकें और एग्ज़ाम में उसको अच्छे से सजा करके लिख सकें। इसीलिए आप एक अच्छा नोट तैयार कीजिएगा, और बाकी मैं हर चीज़ आपको समझाता रहूँगा वक्त वक्त पर, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो बार बार मेरी वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा, समझिएगा हर चीज़ को। एक नोटबुक और कॉपी, एक नोटबुक में पेन की सहायता से लिख लीजिएगा, और लिखने के पश्चात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 100% मैं मानता हूँ कि आप समझ चुके होंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। देखते रहिए हमारी वीडियो को, और लगातार शेयर कीजिए, लाइक कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई अगर मेरी किसी वीडियो में कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या किसी टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।